हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम चैप्टर 9 के पिछली वीडियो में हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि कहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया का यूज करते हैं, कहाँ पे कब सरफेस एरिया का यूज करते हैं। आज की जो हमारा टॉपिक होगा, आज की जो हमारी वीडियो होगी, उस पर हम 13.1 की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा, मैं बिल्कुल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। बस वीडियो के साथ आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, नहीं तो फिर आपका कोई भी एक हल्का भी टॉपिक अगर मिस हो गया तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाके चैप्टर समझ में आएगा। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैप्टर 9 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चैप्टर, पहली बात की चैप्टर बड़ी है। ठीक है, 13.7 टोटल 7 से 8 एक्सरसाइज है। दूसरी चीज कि सेकंड टर्म में ज्यादा से ज्यादा आपके पास 4 से 5 6 चैप्टर के आसपास आ रहा है, और इन 4 5 6 चैप्टर में जो आपका 13 चैप्टर होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर है ये। जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा सवाल भी यही से आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। आप बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 13.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे ये कह रहा है कि ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर दे रखी है, चौड़ाई 1.25 मीटर दे रखी है, और जो हमारा ब्रेथ, डीप यानी कि गहराई उसकी। अब देखिए गहराई को हम ऊंचाई से भी कंपेयर कर सकते हैं कि जो चीज जितना गहरा है वो उतना ऊंचा भी होगा। ठीक है, तो ये जो डीप की बात हो रही है, इस डीप को आप हाइट से कंपेयर कर सकते हो कि सपोज करो कि आपकी हाइट दे रखी है, तो हाइट हमारा 65 सेंटीमीटर है। हम एक चीज इसमें ये देख रहे हैं कि दो डायमेंशन मेरा मीटर में दे रखा है और तीसरा डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, रूल हमसे ये कहता है कि जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबका डायमेंशन बिल्कुल सेम यूनिट में होना चाहिए। तो जो हमारा मीटर में है, सेंटीमीटर में है, उसको मैं मीटर में चेंज करूंगा। चलिए पहले पूरा क्वेश्चन समझते हैं कि एक प्लास्टिक बॉक्स की हमने डायमेंशन देख ली, लेंथ ब्रेथ हाइट देख ली। इसके बाद क्या रहा है, इट इज ओपन एट द टॉप। ये टॉप से यानी कि ऊपर का जो इसका सरफेस होगा, उस सरफेस पे हम प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो वहां से ओपन होगा। ठीक है, तो ओपन एट द टॉप हो गया। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक सीट, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक सीट, उस प्लास्टिक सीट की जो भी थिकनेस है उसको हमें इग्नोर करना है। तो डिटरमाइन द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग द बॉक्स। अब देखो आपसे ये कह रहा है कि इस बॉक्स को बनाने में जितना एरिया ऑफ सीट का यूज होगा उसको आपको बताना है। सेकंड है कि द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, कि इस टोटल बॉक्स को बनाने में कितना कॉस्ट लगा होगा यदि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹20 दे रखा है। दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं कि थोड़ा सा मुझे जुकाम हो रखा है, तो इस वजह से आंख में बार बार आंसू आ रहे हैं, तो आप बस क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक, सबसे पहले इसके जो भी डायमेंशन हमारे पास गिवन है उस डायमेंशन को हम लिख लेंगे। ठीक है, लेंथ हमारा दे रखा है कितना, 1.5 मीटर, ब्रेथ गिवन है हमारा कितना, 1.25 मीटर। ठीक है, और जो हमारी हाइट है वो गिवन है 65 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 65 सेंटीमीटर का मतलब क्या, कि पहले तो हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 65 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो उसी कंडीशन से अगर इसका अपोजिट हम देखें तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 1.100 मीटर। क्योंकि जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां तक होने के बाद अगर मैं 65 को 100 से डिवाइड करूं तो एक चीज हम गौर करेंगे कि नीचे से अगर मैं दो जीरो हटाऊंगा तो ऊपर दो संख्या के पहले पॉइंट लगा दूंगा, तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 0.65 मीटर। अब देखिए
ये भी जो हमारा डायमेंशन था ये भी मीटर में आ गया, तो हमारी तीनों यूनिट अब सेम हो चुकी है। अब हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ कि इस सीट की जो रिक्वायरमेंट दे रखी है मेरे पास, उस सीट की रिक्वायरमेंट का एरिया निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अब ध्यान देंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसके पहले वीडियो में दो चीज समझाया था आपको एरिया के रूप में, कि सरफेस एरिया में दो तरीके के सरफेस एरिया होते हैं। एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो टोटल 6 सरफेस के लिए यूज किया जाता है, कि जब हम 6 सरफेस पे काम कर रहे हैं तो हमें टोटल सरफेस एरिया का यूज करना होगा। बट अगर हम 4 ही सरफेस पे काम कर रहे हैं तो हमें कर्व सरफेस एरिया का यूज करना होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। अगर कोई नया जो होगा बच्चा, अगर वो इस वीडियो को देख रहा हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इससे पहले आप पिछली वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि जब तक वो वीडियो आप नहीं देखोगे तब तक इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। अब यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सीट इक्वल टू। तो दोस्तों सबसे पहले फॉर्मूला पुट करने से पहले आप एक चीज इसमें देखना चाहोगे जरूर, आप इसमें एक चीज देखना चाहोगे कि जो हम बॉक्स बना रहे हैं तो हम कितने सरफेस पे बॉक्स पे काम कर रहे हैं। चलिए इसमें कह रहा था कि अगर चलो सपोज करो कि मैं एक क्लोज बॉक्स बनाऊंगा तो टोटल मेरे पास 6 सरफेस होगा, ठीक है, 6 सरफेस होगा। अगर मैं एक क्लोज बॉक्स बनाता हूं तो टोटल मेरे पास 6 सरफेस होना चाहिए, ठीक है। एक बार आप इमेजिनेशन करके देख सकते हो कि अगर आप एक पूरा बॉक्स बनाओगे तो टोटल उसके 6 सरफेस होंगे, क्योंकि 6 रेक्टेंगल मिलके एक क्यूबॉइड बनाता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें एरिया यूज करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें एरिया यूज करना है वो क्या होगा, क्योंकि ये हमें ना तो पूरी तरीके से फिगर दे रहा है और ना हाफ फिगर दे रहा है, ये हमें बीच में रख रहा है। क्योंकि इसने बोला है कि ओपन से टॉप से ओपन होना चाहिए। टॉप से ओपन होने का मतलब क्या, कि हमने चारों तरफ से बीच में उसमें प्लास्टिक का यूज किया और एक नीचे पेंदी के रूप में भी प्लास्टिक का यूज किया, बट ऊपर से हमने क्या किया, इसको ओपन रखा, ठीक है। तो अब देखिए 4 तो दीवार हो गए, उसके बीच का सरफेस 4 हो गया और बाकी एक नीचे का, तो टोटल मेरे पास कितने सरफेस हुए, 5 सरफेस हुए। और फॉर्मूला मेरे पास कितने कितने का है, या तो फॉर्मूला 6 सरफेस का है या फॉर्मूला 4 सरफेस का है, ठीक है। इन्हीं दोनों का फॉर्मूला है। अगर हम 6 सरफेस की बात करें तो इसमें हम टीएसए लगाएंगे, ठीक है, टीएसए लगाएंगे। और अगर 4 सरफेस की बात करें तो इसमें हम सीएसए लगाएंगे। टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया और सीएसए यानी कि कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ना तो टीएसए मिल रहा है ना ही सीएसए मिल रहा है। क्यों, क्योंकि हम 5 सरफेस पे काम कर रहे हैं। इसमें 4 बीच में काम किया, एक नीचे काम किया, ऊपर से हमें ओपन रखना है, ठीक है। तो अब सपोज करो कि सिर्फ अगर मैं 4 सरफेस की बात करूं, यानी कि मैं सिर्फ इसकी बात करूं, क्या कहते हैं, 4 दीवार की बात करूं, बीच बीच की बात करूं, तो उसके लिए कर्व सरफेस एरिया का यूज होता है, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, तो वो फॉर्मूला है 2 × L प्लस B × H, ठीक है। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। एक मिनट छोड़ो, इसको एक अलग तरीके से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अब देखिए, आप सपोज करिए कि आपने इस पूरे बॉक्स को अच्छी तरीके से क्लोज कर दिया। कहने का मतलब जो ऊपर से क्वेश्चन हमें ओपन रखने के लिए बोल रहा था उसको हमने ओपन नहीं किया, उसको भी हमने बंद कर दिया। तो टोटल हमारा 6 सरफेस पे काम हो गया। तो जैसे ही हमारा 6 सरफेस पे काम हुआ तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये हमें फॉर्मूला मिल गया। अब देखिए जैसे ही हमारे पास ये फॉर्मूला मिला, लेकिन ये तो टोटल 6 सरफेस के लिए, लेकिन हमें काम कितने पे करना है, 5 पे करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहां से एक सरफेस को माइनस कर देते हैं। चलिए हम ऊपर का सरफेस हमें माइनस करना है। एक बार हम इमेजिनेशन करके देखेंगे कि हमारा जो ऊपर वाला सरफेस बन रहा है वो क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है।
तो मैंने पहले ही बता दिया था कि क्यूबॉइड जो है रेक्टेंगल का फॉर्म बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का जो सरफेस होगा वो भी एक रेक्टेंगल होगा, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है। तो चलिए हम ऊपर वाला एरिया जो है अब वो माइनस कर देते हैं। जैसे ही हमने ये फॉर्मूला रखा, ये जो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल वाला फॉर्मूला रखा, तो ये हमें टोटल 6 सरफेस पे काम करने के लिए बोल रहा है, बट हमें काम करना है 5 पे ही। तो हमने इसे इसलिए रखा कि हमें एक एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल गया। अब फिर मैं यहां से क्या करूंगा, नीचे वाले ऊपर वाले सरफेस को मैं माइनस कर दूंगा, यानी कि एल बी को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। चलिए, तो आई होप किया था यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की ओर, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले मेरे पास हम देख लेते हैं कि लेंथ क्या था। लेंथ था मेरे पास 1.5 मीटर, लेंथ इक्वल टू दे रखा था 1.5 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू दे रखा था 1.25 मीटर, और जो हमारी हाइट आई थी वो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आ गया था 0.65 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमेंशन मेरे पास तीनों है। अब सीधे सीधे हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूले पे इनके डायमेंशन को पुट कर देना है। तो चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू लेंथ, लेंथ की जगह पे 1.5 रखेंगे, इंटू ब्रेथ की जगह पे 1.25 रखेंगे, फिर प्लस ब्रेथ, ब्रेथ की जगह पे 1.25 और इंटू लेंथ की जगह पे 1.5, ठीक है। फिर प्लस क्या है, एच एल, एच का मान है बी एच, सॉरी देखो ये तो हमारा 1.25 बी का मान हो गया, और एच, एच का मान क्या दे रखा है 0.65, ठीक है। और फिर प्लस एच, एच का मान वापस से 0.65, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ, लेंथ यानी कि 1.5 को। अब यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो गया, और माइनस ये बाहर भी एक एल भी था, तो एल का मान 1.5 दे रखा है, और इनटू ब्रेथ का मान दे रखा है 1.25। तो देखिए हम वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारा डायमेंशन की वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब हमारा क्या काम है, अब इसको बारी बारी से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट ध्यान देना है यहाँ पे कि ब्रैकेट के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में, और ये दोनों मल्टीप्लाई में। तो पहले हम इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन सोल्व कर लेंगे, इसके बाद हम प्लस करेंगे। तो चलिए हम आइए धीरे धीरे करके इनका मल्टीप्लिकेशन सोल्व करते हैं जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले एक चीज और बता दूं दोस्तों आपको कि जब भी डेसिमल वाले नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते समय डेसिमल की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप डेसिमल को इग्नोर कर दो। आप सपोज करो कि आपके पास डेसिमल है ही नहीं, तो डेसिमल नहीं है, तो अगर मैं 1.5 से डेसिमल को हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। और फिर 1.25 में से डेसिमल को हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, 125 बन जाएगा, ठीक है। तो अब 125 को हमें 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ। 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 625, और फिर 125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 125, ठीक है। तो ये हो गया 5, 7, 6, 2, 8 और 1, ठीक है। 1875 ये हमारा फाइनल आंसर आया। अब एक बार हम डेसिमल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम डेसिमल में देख रहे हैं कि हमारा 2 नंबर के पहले यहाँ पॉइंट है और 1 नंबर के पहले यहाँ पॉइंट है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 3 नंबर हो गया। जुकाम हो रखा है थोड़ा ज्यादा। चलो देखो 1.5 इंटू 1.25, तो 2 संख्या के यहाँ पॉइंट और 1 संख्या के पहले यहाँ पॉइंट, टोटल हमारा कितना हो गया, 3 संख्या। तो देखो मैंने 3 संख्या के पहले पॉइंट लगा दिया। तो इसका जो हमारा आंसर आया वो आया 2 इंटू लेंथ का मान कितना है, 1.5 इंटू 1.25 का मान आ गया 1.875, ठीक है। प्लस अब हम इसको करेंगे। तो इसको करने से पहले इसको मिटा के अब हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 125 को 65 से, बिल्कुल ध्यान से देखना। फिर से 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, और फिर 6 5 जा 30, कैरी बचा 3, 6 2 जा 12 में 3 प्लस किया 15, कैरी बचा 1, और 6 1 जा 6, और 6 में 1 प्लस किया गया 7। अब हमने 5 2 11 7 और 1 8,
ठीक है। तो देखो फिर से एक बार हम पॉइंट की तरफ चले तो यहाँ पे दो संख्या के पहले पॉइंट और यहाँ पे दो संख्या के पहले पॉइंट, यानी कि टोटल कितने, 4 संख्या के पहले पॉइंट हो गया। और मेरे पास नंबर भी सिर्फ 4 ही है, तो मैं 4 नंबर के पहले पॉइंट लगा के इधर अपने तरफ से मैं एक 0 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम आगे लिख लेते हैं। इसका आंसर आया मेरा 0.8125। ठीक है, फिर प्लस, अब 65 को 1.5 से करेंगे, तो चलो हम 65 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से। ठीक है, तो 5 5 जा 25, कैरी बचा 2, 6 5 जा 30, 30 में 2 प्लस किया 32 हो गया। फिर 5 1 जा 5 और 6 1 जा 6, 5 7 6 3 9, 975। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम अगर ध्यान दें तो एक संख्या के पहले यहाँ पॉइंट, दो संख्या के पहले यहाँ पॉइंट, टोटल 3 संख्या हो जाएगा। तो वापिस हम यहाँ पे 3 संख्या के पहले पॉइंट लेके अपने तरफ से एक 0 रख लेते हैं आगे। तो अब हम इसका लिखेंगे 0.975, इसके बाद ब्रैकेट हो जाएगा 1, फिर माइनस 1.5 इंटू 1.25। देखिए यहाँ पे LB का मान था और यहाँ पे हमने LB का मतलब क्या निकाल लिया, वो 1.875 निकाल रखा है, तो यहाँ पे भी LB की जगह पे 1.875 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू भी रख ली, उसको मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो भी करना था वो भी कर लिया। अब हम ध्यान देंगे इसके आगे वाले कैलकुलेशन पे। ठीक है, तो आगे वाला कैलकुलेशन हमारा क्या है, एक बार ध्यान दो। अब इन्हें क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1.875, फिर 0.8125, फिर 0.975। दोस्तों डेसिमल वाले नंबर को कैसे ऐड करना है तरीका आपने देख लिया। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी आपका पॉइंट होगा ना, डेसिमल होगा, वो बिल्कुल इक्वल में चलना चाहिए। ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि पहले कितने नंबर है बाद में कितने नंबर है, हम पॉइंट को बिल्कुल इक्वल पोजीशन में रखेंगे और इसके बाद जितने नंबर है इधर पुट कर देना, इसके बाद जितने नंबर है इधर पुट कर देना। ठीक है, तो चलिए अब हम इनको ऐड करते हैं। जहां जहां पे नंबर नहीं है वहां पे हमने 0 ले लिया, तो 0 में 5 ऐड किया, 5 हो गया। 5 5 10 2 12, कैरी बचा 1, फिर 7 7 14 और एक 15 में 1 प्लस किया 16, कैरी बचा 1, 8 8 16, 16 9 25, 25 में 1 प्लस किया 26, कैरी बचा 2 और 1 में 2 प्लस किया तो आ गया 3। ठीक है, ठीक है, चलिए यहां तक होने के बाद अब हम इसको साथ में लगे हाथ 2 से, चलो पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2 इंटू 3.6625, इतना आ गया। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें से इधर वाला नंबर माइनस 1.875 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब जो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 को 2 से किया, 5 2 जा 10, कैरी बचा 1, 2 2 जा 4 में 1 प्लस किया 5, 6 2 जा 12, कैरी बचा 1, 6 2 जा 12 और एक 13, फिर से कैरी बचा 1 और 3 2 जा 6 और एक 7 और बाकी बीच में पॉइंट, तो 7.3250 और फिर इसमें से हमें माइनस करना है 1.875 को। ठीक है, तो देखिए अब हम 7.3250 और फिर 1.875 को हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 0 मान लेते हैं, तो ये हो गया 0 0, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और ये बच गया 12, 2 बचा तो फिर कैरी लिया 12 हो गया, 12 में से 8 माइनस किया 4 आ गया और ये बच गया 6, 6 में से 1 माइनस किया 5 आ गया। और देखिए पॉइंट के बाद 0 की तो वैल्यू रहती नहीं है, तो ये दोनों 0 हम हटा देते हैं, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर दिख रहा है वो आ गया है 5.45 मीटर स्क्वायर। तो गाइज दोस्तों ये हमारा एक क्वेश्चन का तो आंसर फाइंड हो चुका है। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड हो गया। हमें क्या निकालना था कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सीट, उस बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितने एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमने देख लिया कि 5.45 मीटर स्क्वायर का जरूरत है हमें, तो चलो ये तो निकल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर एक बार सेकंड की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा वो है
कोस्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है उसमें क्या निकालना है, कोस्ट, कि उस बॉक्स को बनाने में जितने भी प्लास्टिक सीट का यूज किया गया है उस प्लास्टिक सीट को मैं कितने रुपए में खरीद के लाया हूँ। ठीक है, तो हमने एरिया तो फाइंड कर लिया कि हाँ भाई उस बॉक्स को बनाने में इतना सीट ऑफ स्क्वायर की एरिया, इतना सीट ऑफ एरिया की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर अब पहले देखिए यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें हम। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज ₹20, मतलब कि हमें उस सीट का कॉस्ट निकालना है यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट की कॉस्ट ₹20 दे रखी है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहां पे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सीट इक्वल टू ₹20। ठीक है, तो फिर हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर सीट इक्वल टू कितना, तो हम 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5.45 से। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे एक बार समझ लो, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको। अब देखो 20 को 5.45 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 20 के पास तो 0 है, तो 0 को भी फिलहाल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसे लास्ट में लगा देंगे। हम 545 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 2 जा 10, कैरी बचा 1, फिर 4 में एक प्लस किया 5, और नहीं 5 2 जा 10, कैरी बचा 1, और फिर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। देखिए पहले आया 5 2 जा 10, कैरी बचा 1, 4 2 जा 8 और एक 9, और फिर 5 2 जा 10 और बाकी का एक 0 और। अब देखते हैं कि यहाँ पे दो संख्या के पहले पॉइंट था 2 नंबर के पहले, तो यहाँ पे 2 नंबर के पहले हमने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद इस 0 की तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ₹109। ये है दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा, कह रहे हैं कि द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ द ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। चलिए एक बार इसका हिंदी समझ लेते हैं। ठीक है, कि मेरे पास एक रूम है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर दे रखी है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, देखिए रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जहां भी आपको रिस्पेक्टिवली दिख जाएगा, तो हम एक चीज क्वेश्चन में हम देख रहे हैं। चलिए आपको मैं एक बार अच्छे से समझा दूं कि यहाँ पे पहले लेंथ की बात हो रही है, फिर ब्रेथ की बात हो रही है और फिर हाइट की बात हो रही है। तो पहले लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक साथ लिखा हुआ है, और ऑफ द रूम के बाद इनके न्यूमेरिकल वैल्यू भी एक साथ लिखा हुआ है। तो जो वैल्यू पहले है उसी की वैल्यू पहले वाली होगी, यानी कि रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि यहाँ पे लेंथ पहले लिखा हुआ है तो लेंथ की वैल्यू पहले वाली होगी, ब्रेथ बाद में लिखा हुआ है तो ब्रेथ की वैल्यू बाद वाली होगी, और हाइट सबसे लास्ट में है तो उसकी वैल्यू सबसे लास्ट वाली होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज तो समझ में आ गया आपको। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें फॉर्मूला का यूज क्या किया गया है, मतलब ये क्वेश्चन हमसे क्या रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग तो आपको पता ही होगा कि हम जैसे पुताई करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, तो उसको व्हाइट वॉशिंग कहते हैं। तो हमें व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट फाइंड करना है द वॉल ऑफ द रूम, उस रूम के वॉल पे हमें व्हाइट वॉशिंग करनी है। ठीक है, और उसके बाद एंड द सीलिंग। देखिए एक तो हम वॉल पे वो कर रहे हैं, व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं, और दूसरी चीज कि उसके साथ साथ हम फिर सीलिंग पे भी व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं। ठीक है,
तो वॉल पे व्हाइट वॉशिंग के लिए तो चलो खाली अगर वॉल की बात करते तो वॉल के पास 4 सरफेस हुआ, तो इस हिसाब से मुझे कर्व सरफेस एरिया मिल जाता, बट इसमें एक सीलिंग भी इंक्लूड हो गया, और अगर फर्श भी इंक्लूड रहता तो टोटल 6 सरफेस हो जाता, और 6 सरफेस के बाद फिर हम इस पे टोटल सरफेस एरिया लगा देते। लेकिन ये भी बिल्कुल क्वेश्चन जो है हमारा वो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है कि ना तो हमें बिल्कुल टोटल दे रहा है और ना ही पूरी तरीके से कर्व दे रहा है, तो हम इसमें यूज क्या करेंगे? तो फिर वही बात है कि हम फॉर्मूला पे जाने के लिए हम अपने तरफ से मान लेंगे कि चलो मैं पूरे सरफेस पे कलर कर रहा हूं, मतलब कि जो मेरे पास रूम है उस रूम पे मैंने पूरे पे पेंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो चलो अगर मैं पूरे पे पेंट करूंगा यानी कि टोटल 6 सरफेस हो गया, तो इस हिसाब से मेरा जो फॉर्मूला मिलेगा वो किसका मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया का मिलेगा। तो चलिए पहले हम यहां पे लिखते हैं कि एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग, वापिस फॉर्मूला वही रखूंगा, मैं पहले क्या करूंगा, पूरे सरफेस को मिला दूंगा, मतलब कि इसमें मैंने फर्श को भी इंक्लूड कर दिया प्लस HL, ठीक है। ये पूरा सरफेस अब टोटल मिल गया। अब इसमें मतलब जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लगाया तो इसका मतलब ये हुआ कि उस रूम के अंदर टोटल जो आपके पास 6 सरफेस है, सीलिंग, फ्लोर और 4 दीवार, इन सब पे आप पेंट कर रहे हो, लेकिन फर्श पे तो आप पेंट करोगे नहीं, फ्लोर पे तो पेंट करोगे नहीं, तो यहां से फ्लोर का जो एरिया होगा उसको आप माइनस कर देना, ठीक है। फ्लोर की अगर बात करें तो सिर्फ अगर हम फ्लोर की बात करें तो फ्लोर जो है वो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहां से लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस हो गया। अब हम फटाफट इसकी वैल्यू पुट करते हैं इस पे, तो चलिए 2 इंटू लेंथ का मान दे रखा है 5, फिर इंटू ब्रेथ का मान दे रखा है 4, फिर प्लस ब्रेथ का मान दे रखा है 4 इंटू हाइट का मान दे रखा है 3, फिर प्लस हाइट का मान दे रखा है 3 इंटू लेंथ का मान दे रखा है 5। चलिए LB BH प्लस HL इतना तो हो गया, और फिर माइनस है L का मान 5 और B का मान 4। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम जा रहे हैं इसमें भी। तो अब इसको फटाफट पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। ब्रैकेट कैसे कैसे सोल्व होगा आपको बता दूं, पहले मल्टीप्लाई को करेंगे, जहां जहां मल्टीप्लाई का कंडीशन बना रहा है पहले उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम प्लस करेंगे, तो 2 इंटू 5 4 जा 20 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 3 5 जा 15, ठीक है। और फिर माइनस 5 4 जा 20, तो फिर 2 इंटू 20 12 और 15 को प्लस करें तो 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 3 और 1 4, यानी कि ये कितना हो गया 47। और फिर इसमें तो 20 को माइनस करना है, तो फिर से वापस लिखते हैं 2 सॉरी, अब इसको डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो 7 2 जा 14, कैरी बचा 1, 4 2 जा 8, 8 में 1 प्लस किया 9, 94, और फिर 94 में से हम 20 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 4 में से 0 माइनस 0 और 9 में से 2 माइनस 7, कितना आ गया 70 क्या मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट इससे मिस्टेक हो रहा है हल्का, 4 में से 0 माइनस करोगे तो 4 आएगा, और 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि जो मेरा फाइनल आंसर आया इसमें ये कितना आ गया 74, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसमें एरिया तो हमने फाइंड कर लिया कि उस सीलिंग पे और 4 वॉल पे जब मैं पेंट करना स्टार्ट करूंगा तो जो मेरा टोटल एरिया होगा वो 74 मीटर स्क्वायर का एरिया बनेगा, ठीक है। अब यहां तक होने के बाद इसके बाद आप एक बार क्वेश्चन पे ध्यान दें, तो क्वेश्चन उसके बाद हमसे ये कह रहा है कि ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब यहां से वापस रेट आ गया, ठीक है। चलो मैं समझाता हूं, यहाँ पे आप साइड में थोड़ा सा ध्यान देना, यहीं पे मैं समझा दे रहा हूं। चलिए इसमें हम देखते हैं, तो पहले मैं लिखूंगा cost of white washing
इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू रुपीज 7.50, यही है, हाँ 7.50, और जो मेरा टोटल एरिया आया है वो आया है 74, यानी कि 74 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 7.50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 74 से। तो देखिए वापस आपको वही चीज करना है कि मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट पे ध्यान नहीं देना, पॉइंट को इग्नोर कर देना है, मतलब कि आपको 75 को 74 से मल्टीप्लाई कर देना है। 75 को 74 से हम मल्टीप्लाई करके अगर देखें तो 5 4 जा 20, कैरी बचा 2, 7 4 जा 28 में 2 प्लस किया 30, फिर 7 5 जा 35, कैरी बचा 3, 7 7 जा 49, 49 में 3 प्लस किया तो क्या आ गया 51। ठीक है, अच्छा एक मिनट, 7 7 जा 49, 52, ठीक है, तो ये आ गया 0 5 3 2 5 और 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना, दो संख्या के पहले पॉइंट था, तो हम दो संख्या के पहले यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, और साथ में एक 0 और था, चलो यहाँ पे ये पॉइंट हटाना पड़ेगा, मतलब कि दो 0 के पहले हमने पॉइंट लगाया इस, और तो क्या हुआ इस पॉइंट की, मतलब कि अब जो हमारा संख्या है वो सिर्फ 5 5 5 बचा हुआ है, क्योंकि पॉइंट के बाद तो 0 की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया रुपीज में वो आ गया रुपीज 555। तो ये हमारा कोस्ट है और ये जो है हमारा एरिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। If the cost of the painting the four walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 1500, तो find the height of the hall। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब तक आपको क्लियर तरीके से समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसका आंसर कॉन्सेप्ट में फाइंड नहीं कर सकते। कहने का मतलब चलो आप हो सकता है इसका आंसर याद कर लोगे, बट याद करने से काम नहीं चलेगा ना भाई। मैथ याद करने की चीज नहीं है, मैथ आपको समझने की चीज है। ठीक है, देखो जैसे ही मेंसुरेशन में जो भी आपके पास क्वेश्चन आता है, एक बार क्वेश्चन को है ना इमेजिनेशन किया करो। ठीक है, अब बिल्कुल भी ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन में हो सकता है मेरे से गलती हो। देखिए जब तक आपसे गलती नहीं होगा तब तक सीखोगे कैसे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है आज के डेट में, मैथ हमें इसलिए हार्ड लगता है क्योंकि हमें पता है कि चलो भाई मैथ मेरे से गलती हो जा रही है, ठीक है, और मैं डर रहा हूं, और उस डर की वजह से मैं उसे कर ही नहीं रहा हूं, मैं कोशिश ही नहीं कर रहा हूं। भाई कोशिश तो करना पड़ेगा ना यार। कोशिश जिस दिन से आप स्टार्ट कर दोगे, स्टार्टिंग में तकलीफ होगी। जब भी कोई हम नई चीज को सीखने जाते हैं, आप बाइक सीखते हो तो बाइक में भी आप स्टार्टिंग में 2 बार 3 बार गिरते हो, तभी तो पकड़ बनता है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आपने बाइक से सीखना स्टार्ट किया, एक बार गिरा और उसके बाद बाइक चलाना ही छोड़ दिया, नहीं ना, आपने जब तक ट्राई किया जब तक उसको अच्छी तरीके से सीख नहीं लिया। तो मैथ भी बिल्कुल वही है, समझे। बस इसमें क्या है कि हमारा पढ़ने का एक अलग माइंडसेट होता है। कोई भी काम कितना भी हार्ड हो उस काम को हम कर लेंगे, बट बात अगर पढ़ाई की हो तो अरे यार पढ़ना पड़ेगा। नहीं यार, ये माइंडसेट बदलो आप अपना। जब तक आपका माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक यहाँ पे कुछ सुधार नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर हॉल था मेरे पास। ठीक है, आप हॉल इमेजिनेशन कर सकते हो, आपके घर में भी हॉल होगा। ठीक है, तो उस हॉल को एक बार इमेजिनेशन कर लो। ठीक, एक रेक्टेंगुलर हॉल था जिसका पेरीमीटर, ठीक है, हम बारी बारी से लिख लेते हैं कि इस रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर जो था, पेरीमीटर वो दे रखा था 250 मीटर, रुपीज कर रहा हूं 250 मीटर, ये पेरीमीटर दिया हुआ है। इफ द कोस्ट ऑफ द पेंटिंग द 4 वॉल्स, अब देखिए यहां पे हम सिर्फ 4 वॉल पे पेंटिंग कर रहे हैं, 4 वॉल पे पेंटिंग कर रहे हैं। और एक मिनट, अगर हम 4 वॉल पे पेंटिंग करते हैं तो उस 4 वॉल मतलब 4 वॉल्स पे पेंटिंग करने के लिए हम कौन सा एरिया का यूज करते हैं। तो अभी मैंने बताया था आपको कि 4 सरफेस की बात हो तो कर्व सरफेस एरिया, और टोटल 6 सरफेस की बात हो तो
वो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। बट इसमें तो 4 सरफेस पे ही हमें पेंटिंग करना है, और इसका साथ में रेट और टोटल कॉस्ट ये दोनों दिया हुआ है। कि जैसे सपोज करो कि मान लो कि मैंने 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10 रुपये आया, ठीक है, और टोटल जो मेरा वो था कॉस्ट लगा वो 15 रुपये आया। तो अब यहां से हम ये जो पर मीटर कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो इन दोनों से क्या निकलेगा? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपसे कि मान के चलो कि आप एक शॉप पे गया, शॉपकीपर से आपने बोला कि भाई साहब मुझे 100 रुपए की टॉफी दे दो, ठीक है। तो शॉपकीपर ने बोला आपसे कि भाई मेरे पास एक टॉफी जो है वो 5 रुपए की पड़ेगी आपको, ठीक है। एक टॉफी 5 रुपए की पड़ेगी, आप 100 रुपए की टॉफी लेना चाहते हो, तो आप कैलकुलेट करके बताओ कि आपके पास कितनी टॉफी होगी। तो आप क्या करोगे? आप करोगे ये कि जो आपका टोटल कॉस्ट लगा था, ठीक है, जो आपका टोटल कॉस्ट था, उस टोटल कॉस्ट को 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ टॉफी आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहीं पे ये चीज भी है कि अब बात 4 वॉल की हो रही है ना, 4 वॉल की हो रही है, मतलब जो हम पेंट कर रहे हैं वो 4 दीवार पे ही तो पेंट कर रहे हैं, और इसी 4 दीवार पे पेंट करने का मेरे पास कॉस्ट दिया हुआ है कि जब मैं पेंट करना स्टार्ट किया था तो मेरा 1 मीटर स्क्वायर पे 10 रुपए का खर्चा आया, और जब मैं टोटल पेंट करके खत्म कर दिया तो मेरा टोटल खर्चा 1500 रुपए का आया। तो जब मैं 1500 को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 वॉल्स का एरिया निकलेगा, क्योंकि ये जो कॉस्ट दे रखा है वो 4 वॉल्स का ही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे CSA, ठीक है। नहीं CSA नहीं लिखो, ऐसे लिखो यहाँ पे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब चलिए आगे ध्यान देते हैं। टोटल कॉस्ट मेरा कितना दे रखा है? 1500, और जो मेरा 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है वो ₹10 है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 150 को कैंसिल करेंगे 150 भी आएगा, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 150, ठीक है। तो अच्छा ये जो निकला 150 निकला, ये क्या निकला? तो ये निकल गया कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू निकल गया 150 मीटर स्क्वायर। अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों निकला? क्योंकि 4 वॉल्स का ही तो हमने एरिया निकाला है, और 4 वॉल्स को कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो बोलेंगे, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या करते हैं हम? 4 दीवारों पे वो करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, चार सरफेस पे काम करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 250 मीटर स्क्वायर निकल गया। अब हम बात करते हैं कि हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, या फिर इसे एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी आप कह सकते हो, ठीक है। देखिए CSA जो होता है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ही कहलाता है, ठीक है। तो कभी भी आप कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर मान के चलो कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स लिखा हुआ है, CSA लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे हम क्या करेंगे। तो हम एक चीज अगर यहाँ पे ध्यान दें तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये कहीं ना कहीं हमने फॉर्मूला पढ़ा है, और ये फॉर्मूला किसका पढ़ा है? आप चाहो तो एक बार 10 सेकेंड का टाइम लेके याद कर सकते हो कि ये किसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं 10 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड में रुक रहा हूं, आप एक बार सोच लो। तो देखिए ये जो हमारा ये देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। याद आ गया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और अगर हम क्वेश्चन की तरफ एक बार ध्यान दें तो यहाँ पे कह रहा है कि द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर। देखिए बात हो रही है रेक्टेंगुलर हॉल की, और रेक्टेंगुलर हॉल की पेरीमीटर क्या दे रखी है? 250 मीटर, ठीक है।
मतलब कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू दे रखी है 250 मीटर। ये पूरा पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है और पैरीमीटर की वैल्यू दे रखी है 250। तो यहां से लेके पूरा इस यहां तक हमारा जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 250, ठीक है। और फिर इंटू h इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर। तो अब अगर ध्यान दें तो देखिए हमें हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है ना, हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है और हाइट के साथ 250 जो है वो मल्टीप्लाई का फॉर्म बना रहा है। और जब मल्टीप्लाई वाले नंबर की हम साइड चेंज करते हैं तो इधर आके डिवाइड में हो जाता है। तो हाइट इक्वल टू हो गया एक मिनट, दोस्तों क्वेश्चन में हमारा मिस प्रिंटिंग हुआ है और वो मिस प्रिंटिंग ये है। चलिए कोई नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस मैं थोड़ा सा सुधार कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो हमने कॉस्ट इस क्वेश्चन में गलत लिखा है, 1500 नहीं 15,000 है। तो हमारा यहाँ भी थोड़ा सा सुधर जाएगा ये, इस हिसाब से यहाँ पे 1 0 हमारा और बढ़ जाएगा। तो 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो गया था। तो ये टोटल अब जो मेरा वो है फॉर मतलब सीए से निकला वो 150 निकला, 150 वो 1500, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 150। तो हाइट इक्वल टू अब क्या हो गया 1500 और देखिए 1500 इधर है और एज के साथ 250 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 250। फिर 0 से 0 कैंसिल हो गया और 25 से 150 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर हुआ हाइट का वो आ गया 6 क्या मीटर या सेंटीमीटर, मीटर, क्योंकि सारे जो इसके डायमेंशन दे रखे हैं वो है मीटर में। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी, ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा उसको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो आगे के 3-4 क्वेश्चन हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट ऑन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। तो हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। चलिए अब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझते हैं, ठीक है। कि मान के चलिए कि मेरे पास एक डब्बा है, ठीक। कंटेनर का मतलब क्या होता है, डब्बा होता है। कि मेरे पास एक पेंट का डब्बा है और उस डब्बे में इतना मात्रा में पेंट वहां पे उपलब्ध है, यानी कि सफिशिएंट है कि उस पेंट से मैं एक मिनट देखिए हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है कंटेनर है, एक कंटेनर है। उस कंटेनर में इतना पेंट है कि हम चाहे तो इतना एरिया को आराम से पेंट कर सकते हैं, यानी कि 9.375 मीटर स्क्वायर जितना एरिया को हम इस पेंट से आराम से पेंट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब क्या होता है, ब्रिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए ब्रिक्स का मतलब होता है ईट, जो हम मकान को बनाने में जिस ईट का यूज करते हैं उसी को ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, ब्रिक बोलते हैं। तो ये हो गया ब्रिक्स। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम एक चीज ये देख रहे हैं कि ये जो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर एक जो 3 तरीके का डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये किसका डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन है उस ब्रिक का जिसे हमें पेंट करना है, ठीक है। कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो देखिए अब एक बार क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं फिर से वापस कि मेरे पास एक कंटेनर था पेंट का, उस पेंट के कंटेनर में इतना पेंट सफिशिएंट था कि उस पेंट से हम 9.375 मीटर स्क्वायर वाले एरिया को पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन जो दिया हुआ है वो एक ब्रिक का डायमेंशन दिया हुआ है। एक ईट की डायमेंशन है कि एक ईट जो है मेरा वो 22.5 मीटर लंबा है सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। तो
उस पेंट के कंटेनर से हम इस डायमेंशन वाले कितने ईंट को पेंट कर सकते हैं। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं और इसको बारी बारी से सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पहले हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या यूज होगा। तो गाइस आप एक बार फिर से फॉर्मूले की तरफ ध्यान दो कि जो हम पेंट कर रहे हैं वो एक ईंट को ही तो पेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो मेरे पास डायमेंशन है वो एक ही ईंट का डायमेंशन है, तो एक ईंट को हम पेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ईंट को अगर मैं पेंट करूंगा तो ऐसा तो है नहीं ना कि ऊपर वाला हिस्सा पेंट कर दूं, नीचे वाला हिस्सा पेंट कर दूं, बाकी बीच में छोड़ दूं। नहीं, ईंट को जब मैं पेंट करूंगा तो पूरी तरीके से पेंट करूंगा, और जब मैं पूरी तरीके से पेंट करता हूं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूं, टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि ईंट के पास भी टोटल 6 सरफेस है और वो टोटल 6 सरफेस को पेंट किया जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग उसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा टीएसए, ठीक है। तो चलिए हम यहां पे लिखते हैं पहले TSA of one brick। TSA का फॉर्मूला तो आपको पता ही हो गया है कि 2 into LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये हमारा TSA का फॉर्मूला है। अब हम सीधे सीधे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 इंटू, देखिए लेंथ का मान क्या दे रखा है, लेंथ का मान दे रखा है 22.5, फिर इंटू ब्रेथ का मान दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो 10 हो गया, फिर प्लस ब्रेथ का मान 10 और हाइट का मान 7.5, ठीक है, फिर प्लस हाइट का मान 7.5 और लेंथ का मान 22.5, और ये हो गया ब्रैकेट बंद। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि ब्रैकेट के अंदर हम सीधे बॉड मास के रूल से ही चलेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को और इसके बाद हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 एक मिनट, देखिए 22.5 को 10 से करते हैं, चलिए 10 से करते हैं, ठीक है। अभी दो चीज हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं, पॉइंट को इग्नोर करते हैं, इस जीरो को इग्नोर करते हैं। तो अगर पॉइंट और जीरो दोनों को इग्नोर कर दिया तो ये बच गया 225, और 225 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 225 ही तो आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि देखिए 225 आ गया, ठीक। अब फिर पॉइंट, वो बाकी का एक जीरो भी था, क्योंकि हमने 225 को खाली 1 से मल्टीप्लाई किया था, अभी जीरो बचा हुआ है, तो यहाँ पे हमने एक तरीके से और जीरो उतार दिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें कितने नंबर के पहले डेसिमल लगा हुआ था, तो 22.5 यानी कि एक नंबर के पहले डेसिमल था, तो चलो हमने यहाँ से एक नंबर के पहले डेसिमल लगा दिया, और डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो जीरो हमारा यहाँ से खत्म हो गया। फिर प्लस 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम कंडीशन इसी की तरह बन रहा है, पॉइंट को इग्नोर करो, जीरो को इग्नोर करो, तो बच गया 75, 75 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 75। अब बाकी एक जीरो बचा हुआ है, तो एक जीरो और लगा दिया, अब एक संख्या के पहले पॉइंट है तो एक संख्या के पहले पॉइंट लगा दिया, ठीक है। फिर प्लस, अब 225 को हमें मल्टीप्लाई करना है 75 से, तो देखिए यहाँ पे तो आपको मल्टीप्लाई करना ही होगा क्योंकि यहाँ पे डिजिट बड़ी है, तो 225 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, ठीक है। करते हैं 5 5 जा 25, कैरी बचा 2, 5 2 जा 10 में 2 प्लस किया 12, कैरी बचा 1, 5 2 जा 10 और 10 में 1 प्लस किया 11, 7 5 जा 35, कैरी बचा 3, 7 2 जा 14, 14 में 3 प्लस किया 17, फिर से कैरी बचा 1 और 7 2 जा 14, 14 में 1 प्लस किया कितना 50, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर देते हैं 5 7 8 6 1, ये आ गया हमारा आंसर। अब एक बार पॉइंट भी देख लिया जाए, एक संख्या के पहले यहाँ पॉइंट, एक संख्या के पहले यहाँ पॉइंट, तो टोटल जो मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना है वो दो संख्या के पहले लगाना है, यानी कि 168.75, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद, अब इन तीनों को हमें ऐड करना है, तो चलिए हम तीनों को साथ में अभी ऐड भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 225.0, 75.0,
168.75। ठीक है, अब चलिए ऐड करते हैं। तो ये हो गया 5, ये हो गया 7 पॉइंट 5 5 10। ठीक है, 5 5 10 और 10 में 8 प्लस किया 18, कैरी बचा 1। फिर 6 6 12 1 13 14 15 में 1 प्लस किया 16, कैरी बचा 1 और 2 और 1 3, 3 में 1 प्लस किया 4। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 2 इंटू 468.75। अब चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 2 जा 10, कैरी बचा 1, 7 2 जा 14, 14 में 1 प्लस किया 15, वापिस कैरी बचा 1। फिर 8 2 जा 16, 16 में प्लस किया 17, वापिस कैरी बचा 1। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 में 1 प्लस किया 13, कैरी बचा 1। और फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 8 में 1 प्लस किया तो हो गया 9। ठीक है, अब यहाँ पे दो संख्या के पहले पॉइंट था, तो चलिए 0 और 5 ये दो संख्या लेके यहाँ पे हमने लगा दिया पॉइंट। अब ये हो गया किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारा एरिया तो फाइंड हो गया है। ठीक है, अब एरिया फाइंड हो गया है तो फटाफट हम नंबर भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो देखिए हमने एरिया फाइंड कर लिया, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर यहां पे क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ कंटेनर। कंटेनर अपॉन एरिया ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको किसी चीज का नंबर फाइंड करने के पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार वो मतलब फाइनल पेपर में पूछा गया है, मिडिल टर्म में भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि जब भी किसी का नंबर फाइंड करना हो तो जो टोटल एरिया दिया हुआ है, ठीक है, कि जिसका हम जहां पे काम करने वाले हैं, जैसे इसमें क्या था कि एक कंटेनर में टोटल सफिशिएंट ऑफ पेंट दिया हुआ था कि हाँ इस कंटेनर में इतना पेंट सफिशिएंट है कि आप 9.375 मीटर स्क्वायर वाले एरिया को आराम से पेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो 9.375 मीटर स्क्वायर वाला जो एरिया दिख रहा है, अब सपोज करो कि इसी एरिया पे उन ईंटों का यूज किया गया होगा। ठीक है, तो एक ईंट का डायमेंशन दिया हुआ है, पहले हमने ये पता कर लिया कि जब एक ईंट को मैं पेंट करूंगा तो मेरा कितना एरिया खत्म हो जाएगा। तो एक ईंट में मैंने देख लिया कि 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया हमारा एक ईंट के पेंट में यूज करने पे खत्म होगा। ठीक है, और हमें अब फाइंड करना है कि हमारे पास टोटल कितने ईंट होंगे कि ये पूरा जो हमारा पेंट है कंटेनर के अंदर, ये पूरा पेंट खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब हम नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए जो मेरा टोटल एरिया था, उस टोटल एरिया को एक ईंट के एरिया से जब हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ कंटेनर का मान क्या था, 9.375। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं मीटर स्क्वायर, ये जो है वो मीटर स्क्वायर में है, और अपॉन 937.50 ये किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यूनिट तो सेम होना चाहिए ना, यूनिट इन दोनों का अलग अलग जा रहा है, तो अब यूनिट को मुझे सेम करना होगा। ठीक है, यूनिट को सेम करने से पहले अब एक चीज ध्यान देना है
कि हम मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करें या सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करें। तो चलिए मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर के लिए मैं कितना लेता हूं, 1/100 लेता हूं 1 सेंटीमीटर के लिए, और मेरे पास यहाँ पे दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जब 1 सेंटीमीटर के लिए मैं 1/100 ले रहा हूं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए मैं 2 बार 1/100 इंटू 100 लूंगा, तो इस हिसाब से 1/10,000 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अब मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं 10,000 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि दोस्तों थोड़ा सा मुझे अलग पेज एक लेना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आपको फिर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं साइड वाले पेज पे ही समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। यहाँ से इसको मिटा लेते हैं। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। देखिए हमारा जो टोटल एरिया था, टोटल एरिया जो दिया हुआ था वो कितना था, 9.375 मीटर स्क्वायर, 9.375 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ 1 ब्रिक जो आया था, एरिया ऑफ 1 ब्रिक, ठीक है, 1 ब्रिक जो आया था वो आया था कितना, एक बार देख लेते हैं, 937.50, 937.50, लेकिन ये जो था वो सेंटीमीटर स्क्वायर में था, ठीक है। अब हम कंडीशन समझते हैं। देखिए कंडीशन समझना बहुत जरूरी है, ठीक। तो चलिए मैं यहीं पे पहले समझा देता हूं। हमने 1 सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में चेंज करता हूं, तो मैं 1/100 से डिवाइड, मतलब 100 से डिवाइड करता हूं, ठीक है। बट जो मेरा यहाँ पे कंडीशन बन रहा है वो सेंटीमीटर स्क्वायर का बन रहा है। यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर का बन रहा था, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर का बन रहा है। तो 1 सेंटीमीटर के लिए 1/100 यूज कर रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ होगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हुआ होगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, यही हुआ ना। ओह सॉरी यार, 1 सेंटीमीटर। अब जब मैं 1 सेंटीमीटर के लिए 1/100 का यूज कर रहा हूं, तो दूसरे सेंटीमीटर के लिए भी 1/100 का यूज करना होगा। तो इस हिसाब से ये बन जाएगा टोटल 1/10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1/10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये किस में चला जाएगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको क्या करता हूं, इरेज करता हूं, एक मिनट। ये फंडा तो समझ में आ गया। अब मैं चेंज करके बता रहा हूं कि कैसे आपको चेंज करना है। तो चलिए अब हम यहां पे लेते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ 1 ब्रिक, ठीक है। उससे पहले हम इसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, क्या कहते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो देखो यहाँ पे ये 937.5, जीरो की वैल्यू हटा दो, ठीक है, ये पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं रहती, इतना। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने का मतलब कि इसको 10,000 से डिवाइड करना होगा मुझे,
नीचे से अब देखो 1 2 3 4 4 जीरो हटा रहा हूं तो ऊपर 4 संख्या के पहले पॉइंट लगाऊंगा। तो एक संख्या के पहले तो ऑलरेडी, एक मिनट एक काम करते हैं, इस पॉइंट को भी यहां से हटा देते हैं, इस पॉइंट को हटा के एक जीरो और ले लेते हैं, यानी कि 9 3 7 5 अपॉन में हो गया 3 4 5 जीरो। ठीक है, अब यहां से 5 जीरो हटाऊंगा तो ऊपर 5 संख्या के पहले पॉइंट लगाऊंगा, तो 4 संख्या तो मेरे पास पहले से ही है, 9 3 7 5, ये 4 संख्या पहले से, एक जीरो मैं अपने तरफ से ले लेता हूं और फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के एक जीरो लगा देता हूं। तो ये जो मेरा कन्वर्ट हुआ वो हुआ 0.09375, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो देखिए अब सब कुछ कंप्लीट है। अब टोटल एरिया हम रखते हैं, टोटल एरिया दे रखा है कितना, 9.375 मीटर स्क्वायर अपॉन में एक ईंट का एरिया कितना आया 0.9, ओह सॉरी, जीरो पॉइंट 0.9375, ठीक है। अब देखिए ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो लगाएंगे, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो लगाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले ऊपर देख लीजिए, ऊपर 3 संख्या है, 3 संख्या के पहले पॉइंट है, तो चलिए मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 1 2 3 जीरो लगा देता हूं, ठीक है। और नीचे कितने संख्या के पहले पॉइंट था, 1 2 3 4 5, 5 संख्या के पहले पॉइंट था, तो अब यहां से मैंने पॉइंट हटाया, ऊपर 5 जीरो लगाया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब जो मेरा ये बन गया वो बन गया 937500000 और अपॉन 9375000, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट, ये जीरो और ये जीरो, इन तीनों की वैल्यू खत्म हो गई, इन तीनों की वैल्यू, क्योंकि वो तो हमने यहाँ पे जरूरत पड़ी थी इसलिए लिया था, बट पॉइंट के साथ जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ नीचे 3 जीरो है, तो 3 जीरो से ऊपर के 3 जीरो को मैं क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो अब क्या बचा मेरे पास, 93750 अपॉन में 9375। तो देखो 9375 से 9375 कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 1 बार में, और बाकी का 2 जीरो और बचा हुआ है तो 2 जीरो और लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसका फाइनल आंसर आया वो आया 100 ब्रिक्स। तो गाइस दोस्तों, ये हमारा 4 क्वेश्चन आज अच्छे से कंप्लीट हो गया। देखिए मैंने टाइम ज्यादा लिया है, 1 घंटे का टाइम इसलिए मैंने लिया है कि मैं चाहता हूं कि हर क्वेश्चन को आप बिल्कुल डिटेल के साथ समझो, ठीक है, फिर आपको कहीं और से देखने या समझने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए मैं इतना डिटेल में जाके हर वो पॉइंट अच्छे तरीके से, बिल्कुल ओपनली तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं जहां जहां पे आपके मन में डाउट उठ सकता है, ठीक है। तो बस आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या है कि अब आपको इतना टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से कब कौन से कंडीशन में यूज किया जाता है। तो मैंने फॉर्मूला का कैलकुलेशन आपको समझा दिया कि कैसे यूज करना है। अब जैसे हम नेक्स्ट वीडियो कीवर्ड से ही होगा, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों बाकी अगर हमारा चैनल अभी नया नया क्रिएट हुआ है, ठीक है, हम अपने चैनल पे हर वो तरीके के कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, हिंदी, हर वो चीज हम प्रोवाइड करवाएंगे जो बच्चों को पेपर के टाइम पे जरूरत पड़ती है, ठीक है। सभी चीज को बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी रहे, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफाई मिल जाए, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। बाय।